सिविक्स अध्याय 8 हास्याकरण से निपटना। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के अनेक अनुभवों के बारे में पढ़ा। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया, अपनी आवाज़ उठाई और संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मायने में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हासाई समुदाय रहते हैं। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी है, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश में आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हसियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का एक सहारा लिया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उपयोग। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए हैं जो हमारे समाज और अन्य राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाता है। इस सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध कराते हैं। जहाँ तक हसियाई तबकों की बात है, उन्होंने इस अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हसियाई तबकों के संघर्ष की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। संविधान को अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। दलित शब्द का मतलब दबा कुचला। दलित समूहों में यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथी सदस्यों के होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए चुना है। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उसके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों की सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे, उन्हें न्याय प्रदान करे। इस तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान के दिए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों को स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने एक ऐसे समूह को संस्कृत न्याय देने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य यह है कि समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो।
हाशियाई तबकों के लिए कानून। जैसा आपने पहले पढ़ा था कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह की कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई है। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्ति कवयित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। यह 14वीं शताब्दी में जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। सोयराबाई महार जाति की थी। उस समय यह जाति अछूत मानी जाती थी। काया है दूषित कहना है उनका, और केवल आत्मा है बेदाग। लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही। है अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया। ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से। यही है उस ईश्वर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर दूषित काया भीतर से। इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। उमा चक्रवर्ती, इतना छपा गया था 2003 में। इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है। इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक तरह की देह को ज़्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती है। संभवतः वे यह कहना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था में लोगों के विभिन्न स्थान, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाले छुआछूत का भाव काम के स्वरूप में पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से, हमारे अपने विचार, हमारी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होता है। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले, भारतीय दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह एक महत्वपूर्ण कानूनी नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों के सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणता हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आरक्षण की नीति किस तरह काम आती है? देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति या दलितों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी सूचियां हैं। इस तरह की एक सूची केंद्र सरकार के भी पास है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला के लिए जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना पड़ता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कॉलेजों, खास तौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब है कि इस संस्था में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। उनमें उन्हीं दलित या आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानेंगे। आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक कारण बताइए। योजनाओं की सूची। विद्यार्थियों के लिए वजीफे की व्यवस्था, विशेष थाने का गठन, सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजना किसके बारे में है? आपकी राय में इसे सामाजिक न्याय बढ़ाने कैसे बढ़ावा मिलेगा? दलितों और आदिवासी के अधिकार की रक्षा। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से
बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जाने की रक्षा के लिए दलित इस कानून को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जकमालगुर गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जकमालगुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों ने दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम ने इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खपा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची ऊन में एक नौजवान उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई से उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को अपने बराबर मानने लगा है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वाले से गुस्से की आकांक्षा से डरे हुए थे। उनमें बहुत सारे सवर्ण के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूरी थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलाएंगे। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम को केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडित पुजारियों के चुंगल से आज़ाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों को बार बार प्रहार किया है जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों के सांचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है। वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद पर सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों के सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरतें सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार, गुजरात के दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखानी ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। सभी को यह आदेश दिया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोंपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थक में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोधी के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म में तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा है उसे मौलिक अधिकार का हनन था? हाँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आकांक्षा से डरे हुए थे? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए गए भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और
कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भी भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहारों और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय तक चलता आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाया। छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। इसी प्रकार 1970 और 80 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा, उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून के अपराधों को एक बहुत लंबी सूची दी गई। उनमें से कई अपराध तो इतने भयानक थे कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। इस कानून में कई स्तर अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई आघात अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसे कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। दूसरा, इनमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है इसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनमें गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उससे स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसके नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध है, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमान करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। क्या आप 1989 के कानून के 2 प्रावधानों को उल्लेख कर सकते हैं? शब्द संकलन को देखें और अपने शब्दों में लिखे। नैतिक रूप में निंदनीय पद का आप क्या मतलब समझते हैं? पंडित देहुक मन में जानी, कहू धो छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम मानी। एक ही पाठ सकल बैठाए, छुती ते लेथ धौ काकी। छुतही जेवन छुतही अचवन, छुतही जग उपजाया। काहे कबीर ते छुती विवर्जित, जाके संग न माया। संदर्भ, इस पद में कबीर ने बताया है कि प्राणी की 3 स्थितियाँ होती है, जन्म, जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है। फिर अछूत का भेदभाव कैसा? व्याख्या, कबीर कहते हैं कि हे पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है और कहाँ से उत्पन्न हो गई है। तुमने बिना सोचे समझे छूत नाम के एक भावना बना ली है। प्रभु एक ही पृथ्वी रूप पीढ़े पर सभी को समान रूप में बिठा दिया है, फिर भी तुम किनको छूत कहोगे और किनको अछूत। अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है गंदगी से संयुक्त है। इसी छूत से
सभी उत्पन्न है, फिर भी उनसे कौन बचा है। अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं है। कबीर अछूत शब्द को यहाँ एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पृश्यता ही ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों के पूरी तरह मुक्त है। लिहाजा कबीर अस्पृश्यता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली अवस्था की बजाय सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते हैं। हाथ से मैला उठाने का कलंक। बहुत सारे लोग झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। हाथ में मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश के सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वाले के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम में के कारण उनके स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिनसे उनकी आंखें, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। इस तरह काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिकाओं में काम करने वाले को रोजाना 200 रुपये मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी यह हाथ से मैला उठाने वाले को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात की भंगी, आंध्र प्रदेश में पाखी और तमिलनाडु के सिक्लायर इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं और आदि के पास फटकने भी नहीं दिया जाता है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइलेटिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 संगठनों पर व्यक्ति, जिसमें 7 मैला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका दायर करने वालों को कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय में निर्देश दिया गया कि 1993 के पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर जो मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय में केंद्र व राज्य सरकारों के प्रत्येक विभाग मंत्रालय को आदेश दिया कि 6 महीने के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाए। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों को मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। हाथ से मैला उठाती एक सफाई मजदूर। सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता एक सूखे शौचालय को गिरा रहे हैं। सिर पर मैला उठाने का आप क्या अर्थ समझते हैं? पर दिए गए मौलिक अधिकारों की सूची में दोबारा पढ़ें और ऐसे 2 अधिकारों का उल्लंघन जिनका इस प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा है। सफाई कर्मचारी आंदोलन 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की? अपनी याचिका में उन्हें किस बात की आपत्ति थी? 2005 में इस याचिका पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह है कि महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन के आदिवासियों को भारी परेशानी होती थी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समूहों को केवल वही लाभ देता है जिसका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना था कि सदैव
कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल और आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले से ही बेदखल हो चुके हैं, जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीनों पर औद्योगिक या अन्य परियोजना के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन परिस्थितियों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदाय के अधिकारियों को मान्यता न देने के कारण उसके साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इन कानूनों में वन्य समुदायों को घर से आसपास की जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी का उत्पादन उनके अधिकार में मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। निष्कर्ष: किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने से यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार, कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बराबरी, इल्ज़ाम और समानता की चाह में कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास से विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए।